विश्वा के कानों में गूंज रहे ये सारे शब्द अचानक शोर मचाने लगे और उसने बिस्तर को किचन नाइफ के नोक से रुई की तरह धुनकर रेशा रेशा अलग कर दिया। शायद इस वक्त नीति होती तो उसे भी वो इसी चाकू के नोक से तार तार कर देता। कोई बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस आवाज को दीपम अनसुना करके घर के ही एक कोने में धुएं के बीच बैठा हुआ था। सिगरेट के अनगिनत बट्स वहीं गिरे हुए थे। कोई आधी पी हुई थी तो कोई पूरी। सिगरेट के बट्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में चल रहे उथल पुथल वाले विचारों के अनुसार पी गई हो। विचार जहां पूरे मुकम्मल हुए वहां पूरी सिगरेट पी गई और जो ख्याल आधा अधूरा रह गया तो आधी सिगरेट पी गई। खैर, दरवाजे पर दस्तक लगातार हो रही थी। दीपम ने चाहा कि दरवाजा पीट पीट कर कोई लौट जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। उसे उठकर दरवाजा खोलना ही पड़ा। दरवाजा खोलकर वो चुपचाप बाहर चला गया और सांची अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने अब दुपट्टा कमर में खोसा और एक लाइट ऑन की। अब पूरा कमरा दिख रहा था, अस्त व्यस्त, हर चीज बिखरी हुई। गीले कपड़े, अनवॉश्ड बर्तन, कुछ सड़े हुए फ्रूट्स, स्टोव पर बॉयल होकर गिरा हुआ दूध। पूरे कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंसान नहीं बल्कि कोई खुला जानवर ही रहता हो। टीवी ऑन था लेकिन म्यूट था। सांची पूरे कमरे की सफाई करने में जुट गई। फ्रिज से दूध का पैकेट निकाला, उसे गर्म किया, पोहा का एक पैकेट निकाला और उसे धोकर एक कटोरे में रख दिया। जैसे जाने लगी, दीपम आया। अपने जीन्स के पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और बिना काउंट किए उसे दे दिए। सांची दीपम को देखती रही और आंखों से कुछ बोलकर चली भी गई। सर, मैं कल नहीं आ सकूंगी। दीदी की तबीयत ठीक नहीं। जीजा जी भी आ गए हैं और दीदी के दोनों बच्चे भी। कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहे, शायद फीस नहीं भरी है इसलिए।
आप अपना ख्याल रखिएगा, बाहर का कुछ मत खाइएगा। फ्रिज में फ्रूट्स बहुत हैं। ये एक मोबाइल नंबर है टिफिन वाली का, घर के जैसा अच्छा खाना बनाती है। आप यहाँ से मंगा के खा सकते हैं। सांची। दीपम ने कटा हुआ अ नोटिस किया। शायद सांची आपकी लिखना चाहती थी। दीपम ने चिट्ठी वहीं रख दी जहां मिली थी। कुछ सोचा, फिर फ्रिज खोलकर देखा। फ्रिज में फ्रूट्स ढेर सारे थे। सांची ताजा फलों की दुकान पर एक हैंडसम लड़के के साथ फ्रूट्स के भाव नेगोशिएट कर रही थी कि अचानक कोई पीछे से आके सारे फ्रूट्स के भाव पूछने लगा। वो हैंडसम लड़का, जिसका नाम सुंदर यादव था, सांची को देखकर बोला, 80 में लेना हो तो लो, नहीं तो रहने दो, सामने भारी कस्टमर है। सांची उसे एक प्रतिकार करने वाली लड़की की तरह लुक देकर चली गई। सुंदर यादव ने सारे फ्रूट्स अपने उस कस्टमर को दे दिए और खाली ठेला लेकर निकल पड़ा। सांची दीपम के घर के बाहर खड़ी थी, खाली हाथ। दरवाजा नॉक करना चाहा, लेकिन रुक गई। फिर कुछ सोचकर जाने लगी। तभी दरवाजा खुला। दीपम ने बाहर निकलकर सांची को जाते हुए देखा, फिर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज उसे दुख पहुंचा गई। ये उसके चेहरे पर साफ दिख गया। गेट से बाहर निकलते ही सुंदर यादव खाली ठेले के साथ खड़ा पैसे गिन रहा था। सांची नजरअंदाज करके जाने लगी तो सुंदर यादव बोला, ये लो 75 का, और एक थैला जिसमें लगभग 1 किलो एप्पल था सांची को दे दिया। सांची ने चुपचाप पैसे दे दिए। उसने कोई आभार व्यक्त नहीं किया। हाँ, सुंदर यादव जरूर मुस्कुराया। ऑलमोस्ट ढल चुका सूरज, गहरा हो रहा अंधेरा, लोगों की वापसी का नजारा और सन्नाटों की दस्तक। कुछ ही देर में वाकई समंदर भी शांत हो गया और बीच भी। कहीं कहीं अंधेरे में घिरे कुछ कपल्स की आकृतियां दिखाई दे रही थी। फिर कुछ कपल्स की वापसी भी होने लगी। वापस लौट रहे कपल्स में नीति और विश्वा भी दिखाई पड़े। ऐसा लग रहा था बहुत कुछ एक दूसरे को कह चुके थे और एक दूसरे की सुन भी चुके थे। नीति के बगल से अचानक ही बुलेट की रफ्तार से दौड़ता हुआ दीपम निकला, हाँफता हुआ। नीति जब तक मुड़कर कुछ समझने या भापने की कोशिश करती, दीपम अंधेरे में गुम हो चुका था। कुछ पल के लिए नीति रुकी भी, लेकिन विश्वा आगे बढ़ता रहा। नीति अपने कमरे में ढेर सारे बैकपैक्स के साथ शायद कैब के ही ड्राइवर को फोन लगा रही थी कि अचानक एक मैसेज आया, योर ड्राइवर हैज रीच्ड। उसने बैकपैक्स को बाहर निकाला। विश्वा बाहर ही खड़ा स्मोक कर रहा था। उसने पूछा, मैं हेल्प कर दूं? नीति ने कहा, नहीं, इतना भी भारी नहीं है। चलो, ये तो नहीं कहूंगी कि फिर मिलेंगे, लेकिन बाय चांस कहीं मिल गए तो पहचानना मत। मैं सब कुछ यहीं छोड़कर जा रही हूं। विश्वा बिना कुछ बोले सब सुनता रहा, पर जब वो जाने लगी तो एक स्माइल देने की कोशिश जरूर की उसने। लेकिन नीति के लिए अब उस स्माइल का कोई मतलब नहीं था। विश्वा वहीं खड़ा रहा और फिर एक सिगरेट सुलगा ली। ऐसा लगा जैसे उसने भी सब कुछ धुएं में उड़ा दिया हो।
एक आँच सुलगती है जब आह भड़कती है, एक आँच सुलगती है जब आह भड़कती है। टूटता जब इश्क है रूह तड़पती है, मिटा लोगे फना होके क़यामत ऐसी लाओगे, मगर इस तमाशे से तुम क्या पाओगे, फिर सोचो। नीति के बेड की सलवटों को देख विश्वा अचानक परेशान हो गया। तब जब उसके कानों में नीति की बातें सुनाई दी, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। मैं जब भी अरवी के साथ होती थी यही लगता था कि मैं उसके लिए बनी हूँ, इस जन्म में ही नहीं बल्कि जन्मों की बात अगर सही है तो शायद अगले जन्मों के लिए भी। तुम्हें ये सब बताने में मुझे अभी कोई शर्म या गिल्ट नहीं है, इनफैक्ट बहुत ईज़ महसूस कर रही हूँ। लग रहा है बहुत पहले ही मेरे अंदर से तुम जा चुके थे, या यूँ कहूँ तो सही होगा कि शायद तुम ठीक तरह मेरे अंदर बस ही नहीं पाए थे। क्यों? कि मैं कभी फिगर आउट नहीं कर पाई, या शायद कभी फिगर आउट करने की कोशिश ही नहीं की। हो सकता है कमी मुझ में ही रही हो, लेकिन चलो अच्छा हुआ, अब मैं खुद ये स्टेप लेने में कामयाब हुई हूँ और तुमने भी ग्रेसफुली मेरे इस डिसीजन को मान लिया। विश्वा के कानों में गूंज रहे ये सारे शब्द अचानक शोर मचाने लगे और उसने बिस्तर को किचन नाइफ की नोक से रुई की तरह धुनकर रेशा रेशा अलग कर दिया। शायद इस वक्त नीति होती तो उसे भी वो इसी चाकू के नोक से तार तार कर देता। विश्वा सिगरेट का एक कश लेता है और सब कुछ धुएं में उड़ा देता है। फिर उसी रात किसी सुनसान इलाके के एक खंडहर नुमा बिल्डिंग में, जिसके गेट पर वॉचमैन सो रहा था, किसी ने वॉचमैन को जगाया और पूछा, सीविंग? वॉचमैन बिना कुछ बोले वापस सो गया। अचानक एक फ्लैट का डोरबेल किसी ने बजाया। दरवाजा नीति ने खोला। पीछे से किसी और लड़की की आवाज आई, कौन है? नीति कुछ समझ पाती इससे पहले ही चाकू से किसी ने उसके पेट में कई बार स्टैब किया।